बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सिंगल ओपन रिपोर्टर्स बेंच एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। उसकी वजह यह है कि सुबह जो व्लॉग था उसमें टेक्निकल इश्यूज कुछ ऐसे आ गए थे कि क्योंकि अब आपको पता ही है सुप्रीम कोर्ट इसके साथ बिल्डिंग आगे पार्लियामेंट हाउस है जिसकी बैक साइड पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है और वहीं पे ये सारी तकरीब हो रही थी। जनाब तैयब उर्दवान जो तुर्क सदर हैं, मेहमान है इस वक्त पाकिस्तान के, वो यहाँ मौजूद थे। तो उसी वक्त यहाँ पे क्योंकि सारी एक्टिविटी चल रही थी तो माइक जैसे मेरा ये कनेक्टेड होता है वायरलेस के साथ, तो जैमर्स लगे होते हैं जिसकी वजह से ये समझ नहीं आ सकी, पता नहीं चल सका कि ऑडियो उसकी नहीं थी, जिस वजह से वो सारा प्रोग्राम तो बढ़ गया व्लॉग का। लेकिन अभी इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये अहाता है बाहर का जहाँ मैंने अपना स्टैंड रखा हुआ है। ये वो कब्रिस्तान का दरवाज़ा है जो बुनियादी हकूक़ का जो कब्रिस्तान यहाँ काजी फाइजी साहब बना के गए थे, कब्रिस्तान के बाहर में उस वक्त खड़ा हुआ हूँ। और ये अगर आप मेरे बैकग्राउंड में देखें तो ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये सारा ये ग्रीन चेयर्स जो आप देख रहे होंगे ये लेफ्ट साइड के ऊपर, ये वो ग्रीन चेयर्स लग रही हैं यहाँ पे जो नए ओथ उठाने वाले जजेस हैं कल। नाज़रीन एक आपको थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर बताऊं तो पीसीओ के बाद आपको याद होगा जब 2007 में मुशर्रफ ने पीसीओ नाफिज किया था, तो उस पीसीओ के बाद अब तक का ये सबसे बड़ा ओथ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जहाँ एक साथ 7 जजेस ओथ लेंगे, 6 रेगुलर होंगे और एक आर्जी होंगे। अब तरतीब भी इनकी देखी जाएगी कि 7 जो हैं वो एक साथ आके तमाम साथ लेंगे, चीफ जस्टिस उनसे लेंगे या आर्जी जज का अलग होगा। नॉर्मली एडहॉक जजेस के बारे में हमने देखा था उनका ओथ अलग हुआ था और जो बाकी जजेस हैं उनका ओथ अलग होता है। तो ये भी यहाँ पर एक देखने वाली चीज़ होगी। बहरहाल ये इंटरेस्टिंग इंतजाम है क्योंकि ओपन एयर में ये हो रहा है प्रोग्राम, दूसरी मरतबा ये इस ओपन में होगा। ये कुर्सियाँ हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन जो ये एरिया सारा ये जो जजेस हैं सर्विंग उनके लिए होगा। उसके साथ जो एरिया सामने आ रहा है वहाँ उनकी फैमिलीज बैठेंगी क्योंकि जजेस के फैमिलीज और उनके सारे रिश्तेदार करीबी होते हैं, सबको बुलाया जाता है, वो आते हैं। इसके अलावा ये जो बीच में जो एरिया है ना वो ब्लू आपको नज़र आ रहा होगा, ग्रीनिश ब्लू टाइप, ये सारा वो फाउंटेन है जो अक्सर हमारी वीडियोज़ में आपको नज़र आता है, फुवारा चल रहा होता है। फुवारे की उस साइड पर जो चेयर्स लग रही हैं अभी आपको ये स्टाफ वहाँ पे यकीनन खड़ा हुआ नज़र आ रहा होगा। वो जो स्टाफ है जो कुर्सियाँ वहाँ लगा रहा है वो मीडिया सेंटर है बेसिकली, मीन्स की मीडिया के लिए वो चेयर्स मुख्तस की जा रही हैं। मुझे क्योंकि बीइंग प्रेसिडेंट यहाँ बुलाया गया था कुछ देर पहले, तमाम इंतजाम का ब्रीफ भी किया गया था, बताया गया था कि हमारे लिए ये वाला एरिया ये चेयर्स मुख्तस होंगी। तो ये इंतजाम यहाँ पर जारी हैं। ओपन एयर में तकरीब होगी। ये बाहर सामने वो एरिया है, अभी दुकान साहब यहाँ से विजिट करके अपना जो पीएम ऑफिस का जो उनका आज का मसरूफियात वो मुकम्मल करके रवाना हुए हैं। तो ट्रैफिक यहाँ पे खुली है, सामने ओपन होगा। सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया पुलिस और जो आकी अफसरान है आके इंतजाम का जायजा ले रहे हैं। ये तो थी ये थोड़ी सी ओथ की दास्तान। सुबह 9:45 यहाँ पे 8:30 एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी और बाकायदा जो ओथ का आगाज़ है वो 9 बजे होगा। 9 बजे ओथ टेकिंग के बाद जो जजेस हैं वो अपने उसमें जाएंगे। थोड़ी सी यहाँ पे रिफ्रेशमेंट का भी उसके पार बंदोबस्त है। 9:30 बजे तमाम जजेस अपने बेंचेस में जाना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद बेंच ख़त्म करते ही जो जजेस की एक बड़ी तादाद है वो रवाना हो जाएगी लाहौर में। जस्टिस अजमत सईद साहब के जिनका इंतकाल हुआ है गुज़श्ता रात, उनके जनाजे में शिरकत के लिए अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बड़े मेरे अगर जजेस में मैं कहूँ कि मेरा कोई दोस्त था जिसको सही मानों में दोस्त कहते हैं तो वो अजमत सईद साहब थे। तो उनके जनाजा है कल 3 बजे, उसमें शिरकत के लिए जाएंगे। हो सकता है कुछ जजेस आज ही रवाना हो जाएं और वो कल या कल ओथ के बाद रवाना हो, तो वो कुछ जजेस का इम्कान है कि शायद ओथ में भी शिरकत ना हो सके। लेकिन बहरहाल वो देखेंगे कि उनका शेड्यूल क्या बनता है क्योंकि उनके लिए पहुंचना आसान है, वो तो हमारे लिए होता है कि 4-5 घंटे लग जाते हैं लाहौर जाने में। तो उनके लिए तो खैर स्पीड और चालान का कोई इशू नहीं होता, ये हमारे मसाइल हैं। नाज़रीन जो जजेस की ट्रांसफ़र हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसके हवाले से अपडेट ये है कि पटिशन एक दायर कर दी गई है राजा मकसद खान वकील हैं उनकी जानिब से, और जिसमें उन्होंने कहा है कि ये आइन के मुताबिक ट्रांसफ़र्स नहीं हुई, इनको ट्रांसफ़र का जो नोटिफिकेशन है उसको कलअदम करार दिया जाए जो वज़ारत कानून की जानिब से जारी किया गया है। आर्टिकल 184(3) के तहत ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। अब ये आइनी बेंच के सामने जाएगी, कब जाएगी ये उस वक्त देखना होगा। लेकिन कल ही जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं जो कायम मकाम है जस्टिस सरफराज डोगर साहब, उनकी हलफ बर्दारी तकरीब होगी वान सदर में। आसिफ अली जरदारी जो सदर पाकिस्तान है वो उनसे हलफ लेंगे बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस। अब रेगुलर चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट कब होगी ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान तय करेगा, इस वाले से भी कुछ हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ एक ये है उस नोटिफिकेशन में कि अमूमन होता है जो सीनियर प्यूनी जज होता है कायम मकाम वो बनता होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सीनियरिटी लिस्ट जारी की गई थी आमिर फारूक साहब की जानिब से
उसके मुताबिक तो सरफराज डोगर साहब सीनियर प्यूनी जज थे, और सीनियर प्यूनी जज को लिखा भी सीनियर प्यूनी जज ही जाता है जब नोटिफिकेशन उनके हवाले से कोई जारी किया जाए, उनको चीफ बनाया जाए या कोई जिम्मेदारी दी जाए। यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई सबसे नाजरीन के सरफराज डोगर साहब का जो नोटिफिकेशन है वो हर जगह ट्विटर पे सब जगह अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें उनको सीनियर प्यूनी जज नहीं लिखा गया वजारत कानून की जानिब से। चीफ जस्टिस ने कहा कि सरफराज डोगर साहब का नाम जब सुप्रीम कोर्ट में अंडर कंसिडरेशन आया तो मैं उससे एग्री नहीं था, मैं इतफाक नहीं कर रहा था कि इनका नाम कैसे आ सकता है, ये नाम नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने भी मुझसे इतफाक किया था, लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने आज सुबह जो हमारे कुछ साथियों से यहाँ से हम लोगों से बात की, उस पर उन्होंने कहा कि जी मैंने तो अपना तहरीरी वर्जन दिया था जुडिशल कमीशन में, और ट्रांसफ़र एक अलग चीज़ है, सीनियरिटी एक अलग चीज़ है, उनका यही मौक़िफ़ था। उन्होंने कहा कि वो ओथ एक बार उन्होंने ले लिया तो दोबारा उनको ओथ लेने की ज़रूरत नहीं है, ये उनका मौक़िफ़ था अटॉर्नी जनरल का, जो चीफ जस्टिस या अफरीदी से कॉन्ट्रडिक्शन में है। तो वो जो कहा जा रहा था कि अटॉर्नी जनरल साहब और चीफ जस्टिस सेम पेज पे हैं डोगर साहब के हवाले से, तो वो बात आज गलत हो गई। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, अटॉर्नी जनरल मिलिट्री कोर्ट्स केस में भी 2-3 मुख्तलिफ यकीन दहानियाँ और लापता अफराद केस में भी अदालत को करवा चुके हैं, लेकिन उसके बाद वो अपनी बात के ऊपर नहीं रहे। और आई डोंट नो, वही बेहतर बता सकते हैं कि यू टर्न्स क्यों लिए गए या वो फाइलें कैसे गायब हो गई। अटॉर्नी जनरल साहब जो यकीन दहानी कराते रहे हैं, अब एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं जी उन्होंने ऐसी कोई यकीन दहानी कोर्ट को कराई नहीं थी कि रीसेंट ऑर्डर देगी, जो जजमेंट है उसमें मिलिट्री कोर्ट के फैसलों में बाकायदा तफसीलात लिखी जाएंगी कि किस मुजरिम को क्यों सजा दी जा रही है। बहरहाल ये कुछ वहाँ पे नहीं हुआ, तो उनका ये फ्लक्चुएट होता रहता है मौक़िफ़। इसके अलावा नाज़रीन, अगर जो गुज़श्ता रात डेवलपमेंट्स की बात करें तो रात को काफ़ी लेट ये हुआ, ये वो फाउंटेन है जो इस वक्त स्टार्ट कर दिया गया। अच्छा, तो नाज़रीन हुआ ये कि गुज़श्ता रात को काफ़ी लेट ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ जजेस के, जिसकी वजह से आज सुबह होने वाली जो तकरीब लफ्ज़बरदारी है इसको मनसूख करना पड़ा। और आज का दिन जो 13 फरवरी का है, इसमें 2 जजेस के हवाले से चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है, इनफैक्ट 3 जजेस के हवाले से। सरफराज डोगर साहब दायरे बेंच 1 में उन्होंने बैठना, सीनियर मोस्ट हैं, तो जब बेंच 1 खाली होता है तो जो भी अवेलेबल सीनियर जज हो, अगर कोई नहीं है तो सबसे जूनियर है तो वो जाके बेंच 1 में बैठ जाएगा। तो बेंच 1 में किसी का बैठने को चुमे की बात नहीं होती। जैसे आज अचानक सुबह जस्टिस मंसूर अली शाह की एंट्री हुई बेंच नंबर 1 में, इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। होता यह है कि जस्टिस या अफरीदी साहब को हमारे तलैब बता रहे हैं कि आज फ्लू था, आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ जुकाम और बुखार की कैफियत थी, इस वजह से वो आज अवेलेबल नहीं थे। उनका बेंच कैंसिल हो गया, तो जस्टिस मंसूर अली शाह बिंग द सीनियर मोस्ट थे, उनका बेंच 1 में आ गया। इसी तरह सरफराज डोगर साहब ने कमरा अदालत नंबर 1 जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वहाँ पे मुकदमात की समाअत की। वो नोटिफाइड कायम मकाम चीफ जस्टिस तो हैं, लेकिन आज वो अपना कोई इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। रीज़न ये है कि उन्होंने हलफ नहीं उठाया था। जज जब तक हलफ ना उठा ले वो अपने जो ऑफिशियल फंक्शनिंग है वो स्टार्ट नहीं कर सकता उस ओहदे के लिए। तो माफ़ कीजिएगा, आपको पता है इशू अभी तक चल रहा है। बात मैं ये कर रहा था, आमिर फारूक साहब और मुस्तकिल जज और आर्जी जज मियां अब्दुल हसन साहब, ये दोनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हो गए ख़त्म, क्योंकि इनके नोटिफिकेशन हो गया सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम हाई कोर्ट यहाँ जा नहीं सकते थे, सुप्रीम कोर्ट ही आ नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ पे भी इशू था। इशू ये था कि उनका हलफ नहीं हुआ, हलफ बर्दारी के बगैर वो अपना ऑफिस का चार्ज ही नहीं संभाल सकते। तो ये कि उनके लिए बड़ी ट्रेजिक सी सिचुएशन थी कि आज वो दोनों नोटिफाइड जजेस तो हैं सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट आ भी नहीं सकते थे, ना कोई जिम्मेदारी संभाल सकते थे। डोगर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नोटिफाइड कायम मकाम चीफ जस्टिस है, लेकिन आज वो काम चीफ जस्टिस वाला कर नहीं सकते थे क्योंकि हलफ नहीं हुआ था। वो हलफ बर्दारी में जो 1 दिन का एक्स्ट्रा डिले आया है, नॉर्मली होता नहीं है, नोटिफिकेशन के अगले दिन ही ओथ हो जाता है जजेस का, ये एक्स्ट्रा डे जो रात लेट नाइट होने की वजह से आया है, उस पर कहा जा रहा है कुछ जजेस ट्रैवल नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से ये सारे अरेंजमेंट्स जो है वो ऑफिशियली नोटिफिकेशन की जो कॉपी यहाँ पहुँचती है वो चीज़ें नहीं हो सकी थी, जिसकी वजह से तकरीब जो है ना वो अब कल होने जा रही है वैलेंटाइंस डे के ऊपर। यहाँ पर पीसीओ के बाद सबसे बड़ा ओथ सुप्रीम कोर्ट में होने जा रहा है, जो मतलब या अफरीदी साहब उसको एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, यानी कि हलफ उनसे लेंगे जजेस से। तो इंटरेस्टिंग चीज़ होगी कल भी, कल का दिन भी। और कल सबसे जो बड़ी चीज़ होनी है वही होनी है हलफ बर्दारी के बाद जो जजेस हैं उनके साथ ज़ाहिर हम सबका इंटरेक्शन होता है, हमारी गपशप होती है, उनसे बातचीत होती है, उसके अंदर ये बात होगी और यकीनन जो जजेस हैं उनका मौक़िफ़ सामने आएगा कि जो इल्ज़ाम लगाया गया जस्टिस या अफरीदी साहब की जानिब से, चीफ जस्टिस की जानिब से कि जी मेरे कॉर्पोरेट के जो जजेस हैं वो काम नहीं करते, तो अब कल हम पूछेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से कि भाई वो क्यों काम नहीं करते,
उनको क्या मसला, काम क्यों नहीं कर रहे, हालांकि बेंच में तो रेगुलर नजर आते हैं। वैसे चीफ जस्टिस साहब को ये भी बताना चाहिए था असूली तौर पे तो, कि पूरे हफ्ते की कॉज डेट्स उनसे वापस ले ली गई थी, उनसे और आयशा मलिक साहिबा से। आयशा मलिक साहिबा से भी पूछेंगे कि वो उनका क्या वर्जन है इस पर। मुनीब अख्तर साहब से भी पूछेंगे कि वो इतने दिन कहाँ थे और क्यों ये कहा गया कि जी वो काम नहीं करते, डिस्पोजल रेट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी कल, और उनका वर्जन भी सामने आएगा। कोई चीफ जस्टिस साहब से भी बात होगी, नए जजेस से भी कल गपशप लगाएंगे और ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। इंटरेस्टिंग बड़ा दिन होगा कल का, और मेरे लिए काबिल अफसोस भी होगा, क्योंकि मेरे अजीज़ करीबी दोस्त अजमत सईद साहब जिनका इंतकाल हुआ है, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उनके जनाजे में भी शिरकत के लिए लाहौर से अपनी जिम्मेदारियां अदा करते हुए। अजमत सईद साहब के हवाले से दो तीन सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें आपको बता दूँ। अजमत सईद साहब लाहौर हाई कोर्ट के जब चीफ जस्टिस बने थे, तो लाहौर हाई कोर्ट को सबसे ज़्यादा मीडिया फ्रेंडली उन्होंने किया था, और मोटे से उनका तारुफ आगे भी आगे कराएं तो एक दफ़ा एक फॉरेन अपॉइंटमेंट का केस था कि बैरून मुल्क जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं पाकिस्तान की, समरी भेजी गई थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को अदालती हुक्म पर। कहा गया था 15 दिन के अंदर आप डिसाइड करें कि मेरिट के ऊपर कि किसको आप तैनात करना चाहते हैं, जो फैसला करना है मेरिट के ऊपर अपनी मर्जी से कर दें। अदालत नहीं कहेगी कि इसको तैनात करें उसको तैनात करें, अदालत मेरिट का ही कह सकती है, किसी का नाम नहीं ले सकती कि इसी बंदे को अपॉइंट करो। अजमत सईद साहब का ये ऑर्डर था। नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, 15 दिन गुजर गए, माना नहीं किया। अदालत ने पूछा कि जी क्या फैसला हुआ, तो बताया कि जब तक फैसला नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर को समरी दे दी थी, उनको दिखा दी गई थी लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कोई राय नहीं दी, कोई फैसला अभी तक नहीं किया। इस पर अजमत सईद साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कहें कि अगर हमने बुलाया, मीन्स कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुलाया, तो वापस अपने घर नहीं जाएंगे, दफ्तर नहीं जाएंगे, सीधा यहाँ से अडियाला जाएंगे। अडियाला जेल में बहुत गुंजाइश है कैदियों के लिए। अगर अदालती एकमात को जूते की नोक पर रखना है तो फिर हमें अपने एकमात के ऊपर अमल कराना बहुत खूबी से आता है। ये अजमत सईद साहब ने रिमार्क्स दिए थे, जो मुझ समेत जर्नलिस्ट वहाँ मौजूद थे, हमने रिपोर्ट किए। इसके बाद नाज़रीन हुआ ये कि अनवर जमाली साहब को ख़त लिखा गया नवाज शरीफ साहब की जानिब से, और रिमार्क्स के ऊपर एहतजाज किया गया। जमाली साहब ने बुलाया शेख अजमत सईद साहब को और कहा कि जी आपके हवाले से लेटर है कि आपने वाकई को ऐसी बात की है। उन्होंने फिर पूरा केस बताया कि जी ये वाक़या होता है जिस पर मैंने बात की। तो जमाली साहब ने कहा जी ठीक है, आपने ठीक रखा है, और ऑर्डर्स पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो फिर हम चुप करके तो हम भी नहीं बैठेंगे। तो बात वहाँ आई गई होगी। फिर जब पनामा केस आया तो पनामा में अजमत सईद साहब बड़े वोकल रहे, और जो सवालात उन्होंने पूछे, GIT बनाने वाले में भी उनका बड़ा वो था कि जी ये इन्होंने कहा था कि जी व्हाट्सएप कॉल रजिस्ट्रार को की जाए जिसके ऊपर GIT बनी। तो एक दो साथियों ने उनसे पूछा उस वक्त के शेख साहब आपने रजिस्ट्रार को कहा था व्हाट्सएप कॉल का कि जी व्हाट्सएप कॉल करें और दीगर नाम मंगवाएं, तो आपके कहने में व्हाट्सएप कॉल थी। तो कहते हैं हाँ, तो मैं जब मंगवाने थे नाम हमने, तो मैं क्या कबूतर को भेजता अगर रजिस्ट्रार से कॉल ना करवाता तो कबूतर के जरिए मंगवाता कि जी वो जाए जाके नाम लेके आए। तो रजिस्ट्रार को ही कहना था कि नाम हमें ला के दो, और किससे कहता। इस दौरान नाज़रीन निहाल हाशमी साहब की एंट्री होती है। निहाल हाशमी साहब ने कहा कि जी इन जजों को तुमने रिटायर हो जाना, तुम्हारे बच्चों पे ज़मीन तंग कर देंगे। उसके ऊपर उन्होंने कहा था ये बच्चों को कत्ल की धमकियाँ, जजेस को और उनके बच्चों को धमकियाँ सिसिलियन माफिया देता है और दहशतगर्द देते हैं, जिसपे मियाँ साहब कहते हैं जी मुझे सिसिलियन माफिया कहा गया और ये कहा गया तो वो कहा गया। तो बहरहाल वो पूरे बात फैक्ट्स के साथ करनी चाहिए। आज अजमत सईद साहब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी जो एक वाहिद भांजे हैं और उनके बहुत लाडले भांजे हैं, वो उनका नाम अब मेरे माइंड से निकल गया, वो ख्वाजा आसिफ साहब के दामाद हैं। सिर्फ ये तारुफ थोड़ा सा कराना था। और भले नून लीग के लोग उनको बहुत बुरा भला कहते रहे, लेकिन पनामा की वजह से लेकिन ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के साथ उनका बहुत अच्छा और गहरा ताल्लुक़ रहा। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब अब भी उनके बहुत एहतराम करते हैं, इवन के ख्वाजा आसिफ साहब भी। वो एक सियासी मामला उनका एक अलग था, लेकिन रिश्तेदारी भी ऐसी है। और एक दो और चीज़ें भी हैं जो मैं, क्योंकि वो शेख साहब की और मेरे दरमियान थी, तो मैं वो डिस्क्लोज़ करना मेरे ख्याल मुनासिब नहीं समझता। अभी तक के लिए इतने नाज़रीन, फिर इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ आपके पास हाजिर होंगे और कल कोई तहलका खेज़ चीज़ें भी लेके आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।